नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वागत दोस्तों, जो अभी हमने 71 से पहले जो क्वेश्चंस किए थे आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चंस हमारे जो हैं क्लोज टेस्ट के ही बाकी है, 3 क्वेश्चंस और। तो जो लास्ट हमने जो पढ़ा था उसी का ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, उसी का कंटिन्यूएशन है और उसी में हमको देखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है इसका मीनिंग। वी आर ऑन द डैश ऑफ सीइंग dash for the first time in 30 years, ठीक। केविन वॉकिंस द ऑथर ऑफ द रिपोर्ट was dash as saying। अब दोस्तों इसमें आप देखो, यहाँ से लेकर पूरा जो है हमारा यहाँ तक वॉटकिंस तक जो है ये आपका जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट टेंस में है, ठीक है, ये डायरेक्ट टेंस में है। और ऑथर ऑफ द रिपोर्ट वाज डैश एज सेइंग, तो ये जो जिसके द्वारा ये कहा गया है वो ऑथर है इस रिपोर्ट का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वी आर, है ना, वी आर ऑन द डैश ऑफ, ठीक है, वी आर ऑन द डैश ऑफ। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो क्या लिखा है, वी आर ऑन द कंसर्न ऑफ, या फ्यूरियस हो गया, या ब्लेस्ड हो गया, ट्रबल्ड हो गया, या फिर सॉरी फर्स्ट वाली जो स्टेप्स है, स्टेप हो गया, वर्ज हो गया, टॉप, प्रोसेस और एक्सट्रीम। तो यहाँ पर जो है ना बात किसकी चीज़ की हो रही है कि हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल किनारे पर है ना, इस चीज़ के बिल्कुल एज पर है, ये सेंस में यहाँ पर मीनिंग आ रहा है, ठीक है ना। एज पर है या किनारे पे है या एक तरह से किस पे है, वी आर ऑन द एंडिंग, किस पर है, एंडिंग है या फिर एज है, एज, ठीक है, एज पर है। तो उसका जो राइट मीनिंग होता है वो क्या होता है, वर्ज। कैसे बोलेंगे कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सीइंग, कि हम जो है इस चीज़ के क्या है, किनारे पर है, बिल्कुल इस चीज़ के जो है किनारे पर है या फिर एज पर है हम लोग, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला हमारा है वो बी वाला होगा कि वी आर ऑन द वर्ज, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सीइंग। अब क्या देखना है ना, सीइंग क्या, वर्ज ऑफ सीइंग। दोस्तों ये आपका जो है ना जेरेंड है, क्या है, ये आपका जेरेंड है, मतलब ये आपका एक तरह से नाउन का यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है हम किस चीज़ के एंडिंग पे बोलते हैं ना, जब अंत किसी चीज़ का जो बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, एंडिंग हो जाती है, मतलब ऐसा होता है कि बस अब हमारे पास जो है ना इस पर्टिकुलर काम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब इस तरीके से बोलते हैं तो हम वी आर एट द एंड ऑफ, है ना, वी आर एट द एंड ऑफ क्या, तो जाहिर सी बात है सॉरी वर्ज ऑफ मतलब बिल्कुल वो चीज़ होने वाली है, हम उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो किस चीज़ के नज़दीक है, डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर, कि ऐसा जो है कितना 30 ईयर्स में जो है ऐसा पहली बार होने वाला है। दोस्तों ये क्योंकि ये क्लोज टेस्ट कंटिन्यू है किसका, जो पीछे का जो पैसेज था हमारा उसका है ये, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन का जो उत्सर्जन इमिशन जो है उसकी जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये कार्बन का जो इमिशन है, कार्बन का जो क्वांटिटी एयर के अंदर वो इतना ज़्यादा है कि अब क्या हो गया कि हम लोग बिल्कुल उसके एंड में है। मतलब अब अगर हमने सही कदम नहीं उठाया तो हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये समझाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम किस चीज़ के उस पर है, छोर पर है या अंत पर है, हम एक तरह से कोई नेगेटिव चीज़ हो रहा है, भाई इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई इसका जो है ये यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड आने वाला है सबसे पहले। दूसरी बात यहाँ पे वर्ब आएगा, सीइंग क्या, सीइंग कोई एक्शन, और कौन सा, सेकेंड फॉर्म, एक्शन का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो कोई ना कोई वर्ब होने वाला है और वो सेकेंड या फिर थर्ड फॉर्म होने वाला है और वो नेगेटिव सेंस में होने वाला है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि अगर पिछला जो पैसेज मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं एक बार, कि वो वार्निंग अगेंस्ट, किसकी बात हो रही है, द वार्निंग अगेंस्ट कार्बन इमिशन विच इज, ठीक है, विच इज डैश द अर्थ जस्ट गॉट मोर अर्जेंट। द यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट थी उसने क्या कहा ट्यूसडे पे, कि डैश द ग्लोबल कम्युनिटी अग्रीड टू डैश इमिशन बाय हाफ by 2050 the world would face a huge economic setback। क्या बात हो रही है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या फेस करेगा, एक बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक
सेटबैक ये फेस करेगा और इकोलॉजिकल जो है और क्या फेस करेगा, एक इकोलॉजिकल डिजास्टर फेस करेगा। और उसी के आगे जो है ये जो मिस्टर केविन वॉटकिन जो है, इनका क्या कहना है कि हम लोग जो है एक तरह से पूरे अंत पर है, किनारे पर है, किसका, सीइंग द डैश, है ना। तो कोई नेगेटिव सेंस का आ रहा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो क्या, सीइंग द कंसर्न। तो कंसर्न करना मतलब एक तरह से चिंता व्यक्त करना, ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है। कंसर्न का मतलब होता है केयर, है ना, केयर के सेंस में। वरीड, वरीड मतलब हाँ वरीड हो सकता है। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एंग्री, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, एंग्री होता है। तो एंग्री तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, कंसर्न भी जो है वो भी नहीं होने वाला है। ब्लेस्ड, है ना, ब्लेस्ड मतलब वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ सीइंग ब्लेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। अब मुझे बताओ कि जब इतना कार्बन इमिशन होगा, इतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट डेंजर में होगा, तो हम लोग ब्लेस्ड कहाँ से होंगे, ठीक है। तो ब्लेस्ड तो नहीं होंगे, पॉजिटिव वर्ड है आपका ब्लेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अच्छी बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, ठीक है। तो ब्लेसिंग जो है, ब्लेस्ड जो है वो भी आपका नहीं होने वाला है। फिर ट्रबल, वी आर ऑन द ट्रबल, मुसीबत में है। लेकिन दोस्तों वर्ब का क्या चाहिए हमको, सेकंड। ये कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ड नहीं होगा। वरीड जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सीइंग वरीड, ठीक है। सीइंग वरीड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हमको जो है 30 ईयर्स, 30 वर्षों के अंदर जो है हम लोग, ये पहली बार हुआ है कि हम इस इतने स्तर पे, इतने लेवल पे जो है हम लोग इस कार्बन इमिशन के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो बीइंग वरीड मतलब इतनी चिंता, हम लोग चिंतित है या हमको इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके से तो बिल्कुल ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया और नेगेटिव, नेगेटिव सेंस का आपका ये वर्ड है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो 72 वाला हमारा वरीड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ सीइंग वरीड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, की 30 वर्षों में जो है पहली बार हम इतने ज़्यादा चिंतित है। और ये केविन वॉटकिन ने ये कहा है। कौन है ये, ऑथर ऑफ द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जो है वॉज डैश एज सेइंग, कि ये बोलते हुए पाए गए, ये देखे गए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑथर ऑफ रिपोर्ट वॉज डैश एज सेइंग, ठीक है। तो ये वॉज क्या होगा, कोटेड। दोस्तों कोटेड वर्ड आपका राइट होगा, क्यों, क्योंकि कोटेशन जो होता है, आपने सुना होगा ना, कोई फेमस किसी राइटर का, किसी पोएट का, किसी ऑथर का कोई फेमस कोटेशन होता है। तो कोटेशन मतलब एग्जैक्ट उसके जो वर्ड, जो डायरेक्ट फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो वाले वर्ड, है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये देखो कोट किया गया इनके द्वारा कि हम लोग जो है वर्ज ऑफ सीइंग वरीड जो है फॉर द फर्स्ट टाइम, 30 वर्षों में पहली बार हम लोग इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये इनका डायरेक्ट क्या है, कोटेशन, मतलब कोटेशन वर्ड आपका बिल्कुल राइट जाएगा मीनिंग के हिसाब से, ठीक है ना। ऑब्जर्व, फाउंड, इंट्रोगेटेड और डिफाइन, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑब्जर्व एज सेइंग, तो ऑब्जर्व और से दोनों एक साथ नहीं होगा। फाउंड एज सेइंग, ठीक है, तो उनको देखा गया बोलते हुए, है ना। तो फाउंड के बदले जो है कोटेड जो वर्ड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इंट्रोगेटेड एज सेइंग, तो इंट्रोगेटेड मतलब क्वेश्चन पूछना, तो यहाँ पे कोई इंट्रोगेशन तो हो नहीं रहा है, डिफाइन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ए वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब जाके जो है हमारे क्लोज टेस्ट सारे खत्म, फिनिश हुए हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस जो हैं उसके अलावा कुछ रहेंगे, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। और देखो अभी तक हमने जो है क्या किया था, हमने किया था क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस। अब हम लोग करने वाले हैं एक नया पैटर्न दोस्तों, इसे कहते हैं मिस स्पेल्ड, ठीक है। स्पेलिंग के आपके ये क्वेश्चंस है, मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस है, ठीक है ना, मिस स्पेल्ड। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपके सामने ये जो रेड कलर में कुछ 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, ए बी सी और डी के फॉर्म में जो है रेड में आपके 4 वर्ड्स हैं और आपको जो है ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इनकी प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है, और कोई एक वर्ड में कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है या नहीं होना है, इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आपको एक
क्या देखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो 3 तरीके से हम लोग इसको करना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है स्पेलिंग। क्या चेक करना है दोस्तों? स्पेलिंग चेक करना है। आपको देखना है कि इन चारों वर्ड्स की स्पेलिंग बराबर है या फिर नहीं है। और उसके बाद जो है आपको देखना है ग्रामर। ग्रामर के सेंस में आपको देखना है कि ग्रामेटिकली जो है इन चारों वर्ड्स की प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है या फिर नहीं है, कुछ ना कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पार्ट है जो आपको देखना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या देखना है आपको? कॉन्टेक्स्ट देखना है। इसका मतलब मीनिंग वाइज आपको देखना है। ठीक है ना, मीनिंग वाइज आपको देखना है कि इन 4 वर्ड्स का जो प्लेसमेंट है वहां पे बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, द अप्रेंटाइज, है ना। अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो ट्रेनिंग लेता है, अंडर ट्रेनी जो होता है उसको अप्रेंटाइज कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से एक ट्रेनर या स्टूडेंट आप कह सकते हो। ठीक है, द अप्रेंटाइज स्पिल्ड जूस ऑल ओवर द ट्रेनर्स trendy clothes and did not even care to apology। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? स्पिल्ड। स्पिल्ड हमारा क्या है दोस्तों? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब अप्रेंटाइज ने क्या किया? स्पिल किया। क्या स्पिल किया? किसके लिए स्पिल यूज हुआ? जूस के लिए। जूस क्या है आपका? नाउन है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसकी स्पेलिंग देखते हैं। स्पिल्ड की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है। और स्पिलिंग जो है लिक्विड चीजों के लिए जो गिर जाता है, लिक्विड गिरा दिया जाता है, लिक्विड जो भी तरल पदार्थ जो गिर जाते हैं उसके लिए हम लोग स्पिल्ड यूज करते हैं। मतलब स्पिल्ड स्पेलिंग वाइज भी सही है और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मीनिंग वाइज भी सही है। मतलब अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, अगर कॉन्टेक्चुअली बात करूँ तो अप्रेंटाइज ने क्या किया? स्पिल किया। क्या स्पिल किया? जूस को स्पिल किया, गिराया। तो बिल्कुल बराबर है। ऑल ओवर द ट्रेनर्स ट्रेंडी क्लोज, है ना। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको 3 तरीके से इसको समझते हैं। तो स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। ठीक है, स्पेलिंग वाइज ये करेक्ट है। और कॉन्टेक्स्ट वाइज जो है, मीनिंग वाइज भी जो है, द अप्रेंटाइज स्पिल्ड जूस, क्या किया उसने? गिरा दिया, बिखेर दिया। जूस जो है नीचे गिरा दिया। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज या मीनिंगफुली भी जो है स्पिल्ड वर्ड आपका बिल्कुल बराबर है। और आगे क्या है? ग्रामर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है। तो अप्रेंटाइज ने क्या किया? जूस को गिराया, स्पिल्ड किया। तो ये ग्रामर के हिसाब से भी ये सही है। मतलब फर्स्ट वाला वर्ड जो है हमारा बिल्कुल राइट है, इसके अंदर कुछ भी एरर निकल के नहीं आ रहा है। दोस्तों पहले हम तीनों वर्ड की स्पेलिंग देख लेते हैं। देखो इसकी स्पेलिंग क्या है? केयर, CARE, केयर, स्पेलिंग एकदम सही। अपोलॉजी, स्पेलिंग तो हमको सही लग रही है अपोलॉजी। और ट्रेंडी, ट्रेंडी TRENDY, ट्रेंडी जो है वो भी स्पेलिंग वाइज तो बिल्कुल सही है। ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इधर क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, जो कि बिल्कुल बराबर है। अप्रेंटाइज ने क्या किया? उसने जूस को स्पिल किया। कहां पर? ऑल ओवर द ट्रेंडी ट्रेनर्स ट्रेंडी क्लोथ। ट्रेंडी मतलब जो फैशनेबल क्लोथ, जो चलन के क्लोथ, जो बिल्कुल नए स्टाइलिश जो कपड़े उन्होंने पहने थे ट्रेनर ने, उसके ऊपर क्या कर दिया? कपड़े उसके ऊपर जो है जूस गिरा दिया। अब ये क्लोथ्स क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब ये ट्रेंडी क्या है? ट्रेंडी क्या है? ट्रेंडी आपका एडजेक्टिव है। किस तरह के क्लोथ? एकदम फैशनेबल क्लोथ, स्टाइलिश क्लोथ, उसकी बात हो रही है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। स्पेलिंग वाइज, ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज तीनों तरीके से जो है इसकी पोजीशन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ट्रेंडी क्लोथ्स एंड, और क्या? डिड नॉट इवन केयर। डिड नॉट इवन केयर, ये बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि भाई तुमने जो है, यू डिड नॉट इवन केयर टू से सॉरी, यू डिड नॉट इवन केयर टू अपोलोजाइज, है ना, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो डिड नॉट इवन केयर टू, और केयर के बाद क्या आ गया? टू आ गया। देखो केयर भी बराबर है, स्पेलिंग वाइज राइट है, ग्रामर वाइज इवन केयर, है ना, मतलब उसको इतनी भी फिक्र नहीं कि वो सॉरी कह दे। तो ग्रामर वाइज भी सही है और कॉन्टेक्चुअल वाइज भी जो है केयर की प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला वर्ड आप देखो क्या आ गया? डिड नॉट इवन केयर टू। अब टू आया तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो केयर टू अपोलॉजी, अब ये अपोलॉजी है क्या? देखो वर्ब आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। अपोलॉजी जो है ये होता है आपका नाउन। क्या होता है? नाउन होता है। हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो राइट इसका जो वर्ड है ये आपका रॉन्ग हो गया, डी वाला। राइट आपका क्या होगा? अपोलो
अपोलोजाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोलोजाइज। ये होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और मीनिंग वाइज भी जो है बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। आप ठीक, अब पढ़ते हैं कि अप्रेंटाइज ने क्या किया? स्पिल्ड जूस ऑल ओवर द ट्रेनर्स ट्रेंडी क्लोथ्स एंड डिड नॉट इवन केयर टू अपोलोजाइज। ठीक, इस तरीके से होगा। तो एरर हमारा जो है रॉन्ग, जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है? डी वाला वर्ड हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट 75 वाला हमारा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ऑल द कॉम्पिटिटर्स कंप्लीटेड द रेस बाय फॉलोइंग द रूल्स विद जस्ट वन एक्सपेक्टेशंस। जस्ट वन एक्सपेक्टेशन। ठीक, फिर से समझते हैं। तीन तरीके से हम लोगों को इसको चेक करना है। सबसे पहले आपको स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, और कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सक्यूज मी, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको देखना है कि ये वर्ड्स हमारे राइट हैं या फिर नहीं है। तो स्पेलिंग पहले एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तीनों की, चारों की स्पेलिंग्स देख लेते हैं। देखो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स की स्पेलिंग क्या है? COMPITITORS, कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल सही है। देखो ऑल लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑल के बाद जो है हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ठीक है ना, ऑल कभी भी आया तो उसके बाद जो है आपका प्लूरल नाउन आने वाला है। प्लूरल नाउन है यहाँ पर। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं कंप्लीटेड। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूर्ण किया, कंप्लीट किया, है ना। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है, जो कि बराबर है। तो स्पेलिंग भी ठीक है, ग्रामर भी यहाँ पर सही लग रहा है। आगे देखते हैं कंप्लीटेड क्या? ऑल दी, जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने कंप्लीट कर लिया। भाई क्या कंप्लीट कर लिया? रेस को कंप्लीट कर लिया। बाय, कैसे? बाय फॉलोइंग, को पालन करते हुए। किसका? बाय फॉलोइंग। ठीक है, तो बाय के साथ फॉलोइंग बिल्कुल राइट लग रहा है। बाय फॉलोइंग द क्या? रूल्स, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका बिल्कुल पालन करते हुए। बाय फॉलोइंग द रूल्स। तो फॉलोइंग भी जो है आपका ग्रामर के हिसाब से भी, स्पेलिंग के हिसाब से भी बिल्कुल यहाँ पर राइट लग रहा है। मीनिंगफुली भी जो है ये तीनों वर्ड, ठीक है, मीनिंगफुली भी तीनों वर्ड हमारे बिल्कुल राइट लग रहे हैं। आप देखो ऑल द कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल मीनिंग में आ रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? अपनी रेस को कंप्लीट कर लिया, जो दौड़ थी वो। कैसे? बाय फॉलोइंग, पूर्ण, जो पालन करते हुए। किस चीज का? बाय फॉलोइंग द रूल्स, नियमों का पालन करते हुए। विथ जस्ट वन डैश, विथ जस्ट वन डैश। अब देखो दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़ो कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने पूर्ण कर लिया। क्या पूर्ण कर लिया? अपनी रेस को पूर्ण कर लिया। कैसे कर लिया? का पालन करते हुए। किसका पालन करते हुए? रूल्स का पालन करते हुए। विथ जस्ट वन, लेकिन केवल एक, मात्र एक। क्या? भाई इन सब ने कर लिया, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। तो केवल एक उम्मीद के कारण, विद जस्ट वन एक्सपेक्टेशन। नहीं दोस्तों, यहां पर ये जो वर्ड है कॉन्टेक्चुअली यहां पर रॉन्ग हो गया। स्पेलिंग तो इसकी बराबर है, एक्सपेक्टेशन की स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग वाइज तो ये सही है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट वाली, मतलब ये जो मीनिंग वाइज जो है, यहां पर कोई दूसरा वर्ड आने वाला है। यहां पर जो है कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन के बदले एक्सेप्शन की यहां पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? EXCEPTION, एक्सेप्शन, कि सभी ने कर लिया। ठीक है ना, सभी ने जो रेस है नियम के मुताबिक पूर्ण की, लेकिन केवल एक एक्सेप्शन था। एक ही एक्सेप्शन था, मतलब एक व्यक्ति ऐसा था उसमें, एक कॉम्पिटिटर ऐसा था जिसने रेस जो है वो नियम के साथ पूर्ण नहीं की, नियम के को तोड़कर उसने पूर्ण की। ठीक है, तो यहां पर जो है एक्सपेक्टेशन आपका राइट वर्ड नहीं है, एक्सेप्शन। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, EXCEPTION, एक्सेप्शन जो है वो आपका राइट वर्ड है, एक्सेप्शन। तो डी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास 76 वाला क्वेश्चन जो है, रॉनी वॉज reluctant to play with her pet dog and so she started throwing tantrums। ठीक, अब क्या किसकी बात हो रही है? रोनी की बात हो रही है। रोनी जो कि एक गर्ल है, एक लड़की है,
शी वॉज है ना, वॉज आया दोस्तों, तो वॉज के बाद यहाँ पे अगर वर्ब है तो वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। कौन से वॉइस में है ये सेंटेंस आपका? पैसिव वॉइस में आपका ये सेंटेंस हो गया, तो वॉज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो रॉनी वॉज रिलक्टेंट, किस चीज के लिए रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल उतारू होना, एक तरह से, सॉरी, रिलक्टेंट का मतलब है अनविलिंग, है ना, उसकी इच्छा ना होना। रॉनी वॉज अनविलिंग, अनविलिंग, उसकी ये इच्छा नहीं थी। किस चीज की इच्छा नहीं थी? वो नहीं चाहती थी, है ना। रॉनी क्या नहीं चाहती थी? टू प्ले, खेलना। किसके साथ? टू प्ले, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ये भी बराबर है। टू प्ले विथ हर पेट डॉग, वो अपने जो पेट डॉग है उसके साथ जो है उसकी खेलने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, उसके साथ जो है उसको खेलने की इच्छा नहीं थी, तो हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंट। शी वॉज रिलक्टेंट टू प्ले। जैसे बोल सकते हैं आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल टुडे, आई एम रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल टुडे, कि मैं जो है आज स्कूल नहीं जाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं? रिलक्टेंट वर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कि रॉनी वॉज रिलक्टेंट, वो नहीं चाहती थी क्या? खेलना। किसके साथ? हर पेट डॉग, अपने पेट डॉग के साथ। एंड तो, और इसलिए जो है क्या किया उसने? शी स्टार्टेड थ्रोइंग। अब देखो शी के बाद स्टार्टेड, तो बिल्कुल वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी लगता है दोस्तों। ये स्टार्टेड जो है उसके बाद जो है वर्ब का आईएनजी लगता है, ठीक है, मतलब वो ये लगी, करने लगी। क्या करने लगी? शी स्टार्टेड थ्रोइंग टेंट्रम्स। अब ये टेंट्रम्स क्या होता है? यहाँ पर टेंट्रम जो है ये आपका एक नाउन है, और इसका मतलब होता है गुस्सा शो करना, गुस्सा दिखाना, ठीक है। शोइंग टेंट्रम्स मतलब एक तरह से एंगर। क्या वो दिखाने लगी? एंगर दिखाने लगी, गुस्सा होने लगी। किसके ऊपर? अपने पैट डॉग के ऊपर, ठीक है। तो स्पेलिंग वाइज अगर हम लोग इनको चेक करें चारों वर्ड्स को, आप देखो रिलक्टेंट की स्पेलिंग बराबर है, प्ले की स्पेलिंग ठीक है, स्टार्टेड की स्पेलिंग ठीक है, और टेंट्रम की स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है। टेंट्रम्स का मतलब होता है गुस्सा होने लगी, उसको इसी तरीके से लिखते हैं, एस के साथ ही लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा फिर ग्रामर के हिसाब से तो शी वॉज रिलक्टेंट, ठीक है, तो शी वॉज रिलक्टेंट टू, तो यहां पर जो है, एक मिनट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव की वो शी वॉज रिलक्टेंट मतलब वो अनविलिंग है, उसकी इस चीज में इच्छा नहीं है। टू प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, इधर वर्ब एडजेक्टिव भी बिल्कुल बराबर है। टू प्ले विथ हर पेट डॉग सो शी स्टार्टेड, और शी उन्होंने क्या करना शुरू किया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म शी स्टार्टेड। क्या? व्हाट शी स्टार्टेड? थ्रोइंग व्हाट? टेंट्रम्स, एंगर। तो ग्रामर के हिसाब से और मीनिंगफुली अगर हम लोग देखें तो रिलक्टेंट भी ठीक है, प्ले स्टार्टेड भी बराबर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड बिल्कुल बराबर है। थ्रोइंग टेंट्रम, दोस्तों टेंट्रम में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप लोग याद रखो कि टेंट्रम का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है, एकदम उस पर चिढ़ने लगी, उस पर गुस्सा होने लगी, इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो उसको टेंट्रम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइटली प्लेस्ड है। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका नो एरर है, ठीक है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग इसमें जो भी आपके पास ऑप्शन आएगी उसमें नो इंप्रूवमेंट या नो एरर का आप लोग उस पॉइंट पर टिक कर दोगे, ठीक है। नो एरर का आपका ये क्वेश्चन है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है दोस्तों। 3 क्वेश्चन हमने किए, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन 77। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखो आपके सामने जो है A, B, C, D और E 5 आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको जो है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमको जो है पता करना है कि इनमें से जो है 4 आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 ऑप्शंस में आ गया, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और एक वर्ड जो है उसमें कौन सा दिया हुआ है? रेड कलर में, है ना। अब ये जो वर्ड है रेड, आप देखो उधर भी प्रोजेक्ट लिखा है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट लिखा है, और इधर भी जो है आपका क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट्स लिखा है। इसका मतलब आपको ये पता करना है कि इन तीनों में से किस में प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट यहाँ पर गलत है या फिर तीनों में सही है ना। उस तरीके से आपको बताना है, बेसिकली आपको करेक्ट आंसर्स बताना है। तो
इसको जो है आपको प्रोजेक्ट के मीनिंग आपको देखने पड़ेंगे। पहले हम लोग एक सेंटेंस समझ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला हमारा ए, द मैनेजर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द सेट टाइम फ्रेम, है ना। इसका हिंदी अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि मैनेजर जो है उसको क्या है, उम्मीद है, किस चीज की उम्मीद है, इसको पूर्ण करने की। किसको पूर्ण करने की उम्मीद है दोस्तों, प्रोजेक्ट को। ये वर्ड आपने सुना होगा। देखो ये जो प्रोजेक्ट होता है इसके 3 मीनिंग यहां पर निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट हमारा जो वर्ड है इसके यहां पर 3 मीनिंग है। प्रोजेक्ट को हम लोग एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से यूज हुआ है, मैनेजर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोजेक्ट मतलब कोई भी एक टास्क, ठीक है, कोई भी एक कार्य, एक असाइनमेंट दिया हुआ है ना। जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट हो गया। एक ब्रिज बनाना है वो भी एक प्रोजेक्ट हो गया। तो कोई भी एक जो टास्क है जो सेट टाइम फ्रेम में उसको फिनिश करना है वो आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो मैनेजर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने की बात हो रही, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है और बिल्कुल इसका स्पेलिंग सब तरीके से ये सही है। तो बिफोर द सेट टाइम फ्रेम की जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा के पहले ही मैनेजर को उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट पूर्ण कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब ए वाला पॉइंट हमारा राइट है। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बीसीसीआई प्रोजेक्टेड, ठीक है, बीसीसीआई प्रोजेक्टेड सम न्यू वेंचर्स इन द नेक्स्ट 6 months फॉर टीम इंडिया। कि बीसीसीआई ने जो है क्या किया, प्रोजेक्टेड किया। प्रोजेक्टेड करना, अब यहां पे ये जो वर्ड है प्रोजेक्टेड, इसका मीनिंग कुछ और हो गया। प्रोजेक्ट जो है यहां पे ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। और यहां पे इसका जो मीनिंग है वो निकल के आ गया क्या, स्टार्ट करना या किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, ठीक है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद रखना। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया, मतलब टू स्टार्ट। प्रोजेक्टेड का मतलब यहाँ पर क्या आ गया निकल के, स्टार्ट करना। और वहां जो वर्क था ये जो नाउन की तरह है, इसका क्या मीनिंग है, द मैनेजर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि एक तरह से वर्क, क्या मतलब है, वर्क या फिर कोई टास्क, भाई कोई दिया गया टास्क, है ना, ये मीनिंग निकल के आ रहा है। और प्रोजेक्ट का दोस्तों एक और मीनिंग होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का 2 मीनिंग तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई प्रोजेक्ट को हम लोग वर्क की तरह भी यूज करते हैं और प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग नाउन की तरह, एक काम, कार्य की तरह भी यूज करते हैं और उसको क्रिया की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट और एक्सपेक्ट उस सेंस में भी हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट जो है इसका मतलब एक और नाउन होता है और जिसका मीनिंग निकल के आता है, प्रोजेक्ट का मतलब नाउन होता है और जिसका मीनिंग होता है गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फ्लैट्स। आपको पता है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह होती है और उसमें जो गरीबों के लिए जो प्लॉट्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं या फ्लैट्स, उनको जो मकान दिए जाते हैं, उसको भी प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट को सपोज उनको रिहैबिलिटेट करना है, कहीं पे शिफ्ट करना है, ठीक है। सपोज उनके कोई स्लम्स थे तो स्लम को किसी और एरिया में, दूर के एरिया में शिफ्ट करना है, तो उनके लिए पक्के मकान जो बना के देती है गवर्नमेंट या नगर निगम या प्राधिकरण, जो भी गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है वो ऐसे गरीबों के लिए जो मकान बना के देती है, उनको भी जो है प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। उनको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी फैमिलीज दैट स्टिल लिव्स इन दी प्रोजेक्ट्स। कि बहुत सारे परिवार है जो अभी भी, है ना, अभी भी कहाँ रह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्लैट्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज फ्लैट या प्रोवाइडेड फ्लैट जो छोटे होते हैं, बेसिकली केबिन साइज टाइप के होते हैं ऐसे फ्लैट्स में। तो यहाँ पर वही सेंस में बात हो रही है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो अभी भी कहाँ रहती हैं, प्रोजेक्ट्स में रहती है। मतलब प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो यूज है वो एकदम करेक्ट है। मतलब दोस्तों तीनों हमारे सेंटेंस में अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें प्रोजेक्ट वर्ड यूज हो रहा है और तीनों ही का मीनिंग जो है एक्यूरेट, एकदम सही है। मतलब आपके तीनों सेंटेंस करेक्ट है। तो अगर मैं 1, 2, 3 और 4th में आप
आप देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली वन ए एंड बी, इसका मतलब सी वाला रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो ऑल ए बी एंड सी, इसका मतलब हमारा जो है ये वाला राइट ऑप्शन है। तीनों सेंटेंस यहाँ पर हमारे करेक्ट हो गए। क्यों, मैंने बता दिया प्रोजेक्ट के 3 मीनिंग होते हैं, ठीक है, और तीनों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एसबीआई क्लर्क में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जिस तरह से हमारा 77 वाला क्वेश्चन था उसी तरह से जो है ये वाला 78 वाला भी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसमें आपके पास जो है सेम वर्ड सीजन, सीजन और सीजन, सीजन वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो किस तरह से अलग अलग सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग जाता है, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस में अलग तरीके से इसको यूज हम लोग करते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट वर्ड लिया था, है ना, प्रोजेक्टेड, जो प्रोजेक्ट वर्ड है वो एक तरह से वर्क या टास्क की तरह भी लिया जाता है, वर्ब की तरह भी लिया जाता है, और एक नाउन है ना, इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज फ्लैट्स वगैरह जो है उनके लिए भी प्रोजेक्ट शब्द यूज होता है। इसी प्रकार से ये जो सीजन वर्ड है ये भी देखो किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 2 सीजन्स ऑफ द शो वर होस्टेड बाय द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, ये जो है यहाँ पर फेमस एस लिखा हुआ है एक मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा फेमस। देखो, द फर्स्ट 2 सीजन्स ऑफ द शो वर होस्टेड बाय द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पहले 2 जो सीजन है किसके, शो के, वो किसके द्वारा होस्ट किए गए, वो होस्ट किए गए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। तो यहाँ फर्स्ट वाले हमारे पॉइंट में सीजन का जो रिलेशन है वो किससे आ रहा है, टाइम से, ठीक है। टाइम से उसका मतलब निकल के आ रहा है कि पहला जो 2 टाइम है, सीजन जिसको हम बोलते हैं, ऋतु जो बोलते हैं, है ना, सीजन्स होता है ना एक पर्टिकुलर, जैसे अभी जो सीजन है आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो उसी तरीके से पहले 2 जो सीजन है वो किसके द्वारा होस्ट किए गए, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा होस्ट किए गए, ठीक है। तो पहला सीजन जो वर्ड है वो टाइम से, टाइम के लिए यूज किया जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है इसके अंदर सीजन का एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है। और देखो फर्स्ट 2 सीजन्स, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये हमारा नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो सीजन जो है यहाँ पर फर्स्ट वाले हमारे पॉइंट के अंदर सीजन बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बी वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, द कुक सीजनड द सूप टू टेस्ट विद सॉल्ट एंड पेपर। अब ये बिल्कुल नया लग रहा है। देखो द कुक ने क्या किया, सीजन किया द सूप को सीजन किया, कैसे, टू टेस्ट विथ सॉल्ट एंड पेपर। तो यहाँ पर सीजन का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों सीजन का मतलब होता है एड स्पाइस, है ना, एड स्पाइस, एड स्पाइस, ठीक है, टू फ्लेवर समथिंग। तो किसी में स्पाइस वगैरह ऐड करना, वो इसमें मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों सीजन का एक मीनिंग तो टाइम से होता है और दूसरा जो है सीजन का मीनिंग टू ऐड स्पाइस टू फ्लेवर द डिशेस। अलग अलग डिश वगैरह होती है ना, उन डिशेस को क्या करना, स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर जो है मसाले ऐड करना। तो मसाले ऐड करने की जो प्रोसेस है, मतलब ये हमारा जो है ना वर्ब है, वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म है, सेकंड वाला फॉर्म। तो मसालों को जो ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको भी जो है सीजन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे सीजन जो है वो नाउन की तरह, एक नाउन की तरह जो टाइम इंडिकेट करता है, और यहाँ पर सीजन जो है वर्ब की तरह, ठीक है, जो कि एक ऐड करने का काम करता है, किसी चीज को मिक्स करने का काम कर रहा है। तो सीजन के 2 मीनिंग हमको पता चल गया, एक मीनिंग नाउन की तरह और दूसरा जो मीनिंग है वो वर्ब की तरह, ऐड करने की तरह। तो यहाँ पे द कुक एडेड, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि द कुक एडेड द सूप टू टेस्ट विद सॉल्ट एंड पीपर, कि उसमें सूप के अंदर जो है सॉल्ट और पीपर भी ऐड कर दिया, ठीक। तो ये भी क्लियर है, सेकेंड वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो सीजन के 2 मीनिंग होते हैं, सीजन का एक और मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है देख लेते हैं। द राइटर्स कन्वर्सेशन इज सीजन्ड लिबरली विथ
मैनी पंच लाइन की जो राइटर के जो कन्वर्सेशन है, राइटर की जो लेखक की जो बातचीत है वो सीजन लिबरली विथ मैनी पंच लाइन, उसके अंदर बहुत सारी पंच लाइन जो है वो क्या थी, तो पंच लाइन क्या थी, यहाँ पे सीजन का मीनिंग हो रहा है फिल्ड विथ, क्या मीनिंग हो रहा है, फिल्ड विथ, फिल्ड विथ इसका मीनिंग हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज्ड विथ, आप क्या बोल सकते हो, फिल्ड विथ या फिर चार्ज्ड विथ। तो ये भी जो है हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि सीजन जो वर्ड है उसके 3 मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। एक मीनिंग उसका नाउन की तरह टाइम से, दूसरा मीनिंग उसका ऐड करने के सेंस में वर्ब की तरह, और तीसरा मीनिंग उसको फिल करने के सेंस में या उसको चार्ज करने के सेंस में वर्ब की तरह आ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो तीनों हमारे सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो फर्स्ट टू सीजन ऑफ शो, ये भी करेक्ट है। द कुक सीजन द सूप टू टेस्ट विद सॉल्ट एंड पेपर, है ना, ये भी करेक्ट है। और राइटर्स कन्वर्सेशन इज सीजनड फिल्ड विथ लिबरली, किससे, विथ मेनी पंच लाइन, उससे भरा हुआ है। इसका मतलब जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ई वाला वापस हमारा ऑल ए बी एंड सी तीनों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट हमारे राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 79 उसी तरीके से है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा जो वर्ड है दोस्तों राइट, राइट जो वर्ड है अलग अलग तरीके से इसके कैसे अलग सेंटेंस में अलग मीनिंग निकल कर आते हैं वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, ही वॉज राइट इन हिज डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग द नेवी, कि वो अपना इस फैसले, है ना, वो अपना जो फैसला था, किस चीज़ का फैसला, नेवी को ज्वाइन करने का, उस फैसले में वो सही था। मतलब यहाँ पर जो राइट का मीनिंग है वो क्या निकल कर आ रहा है, करेक्ट, करेक्ट के सेंस में सही, सही या गलत, तो सही के सेंस में ये राइट का मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो राइट का यहाँ पर प्लेसमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रेंजर टोल्ड टू मेक अ राइट टर्न फ्रॉम द सिग्नल टू रीच द होटल, कि एक अजनबी जो है उसने क्या कहा, टू मेक अ राइट टर्न, कौन सा टर्न लेना, राइट साइड का टर्न लेना, कहाँ से लेना, सिग्नल से लेना, कहाँ तक जाने के लिए, होटल जाने के लिए। तो यहाँ पर राइट जो है ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या बताने के लिए, साइड, ठीक है ना, साइड दिशा बताने के लिए यहाँ पर हम लोग राइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी करेक्ट है, मतलब बी वाला जो सेंटेंस है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। और सी पॉइंट हमारा जो है, एक्सेस टू क्लीन वाटर इज़ द बेसिक ह्यूमन राइट। अच्छा, एक्सेस टू क्लीन वाटर, जो साफ सुथरा पानी मिलना, वो एक तरह से क्या है, वो बेसिक ह्यूमन क्या है, राइट है, मतलब अधिकार है। क्या बोल सकते हो इसको, नीड बोल सकते हो, ठीक है, नेसेसिटी बोल सकते हो, ठीक है, नेसेसिटी बोल सकते हो, या फिर इंसान का ये क्या है, बेसिक क्या है, ये अधिकार है ना, अधिकार के सेंस में ये यूज आ जाएगा, या फिर ज़रूरत है, ज़रूरत के सेंस में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हमने राइट एक वर्ड है लेकिन अलग अलग उसके मीनिंग आ रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। ठीक है, राइट का मीनिंग करेक्ट, सही, गलत, सही के सेंस से भी होता है, और राइट का जो है मतलब एक राइट साइड दिशा के लिए भी यूज़ होता है, और राइट जो है ये हमारा अधिकार, ठीक है, हमारी जो नेसेसिटी, हमारी जो रिक्वायरमेंट, नीड या ज़रूरत जो है उस सेंस में भी राइट का मीनिंग आता है। इसका मतलब आपके जो तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ठीक है, ए बी और सी तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, मतलब ई वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है सेम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 79 में राइट का हमने देखा था कि तीन तीन एक ही वर्ड के तीन अलग मीनिंग होते हैं दोस्तों, उसी टाइप से हम लोग अभी देखने वाले हैं ये जो वर्ड है क्रेन। ठीक है ना, ये जो वर्ड है क्रेन, और एक जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें आप देखो क्या बताया जा रहा है कि द साइट ऑफ अ क्रेन एट द सी साइड गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर, कि जो साइट ऑफ अ क्रेन का मतलब होता है जो क्रेन का नज़ारा, क्रेन
का जो दर्शन, ठीक है। तो क्रेन मतलब क्या, यहाँ पर क्रेन एक पक्षी है दोस्तों, क्रेन क्या है यहाँ पर, एक बर्ड। तो क्रेन जो है वो एक आपका नाउन भी होता है, जो कि क्या सेंस में, एक बर्ड को भी हम लोग क्रेन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो किसके लिए यूज हो रहा है, क्रेन बर्ड के लिए यूज हो रहा है, कि इसका जो नज़ारा, इस क्रेन को देखने का जो नज़ारा है, कहाँ पर, सी साइड, समुद्र के छोर पर, गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, इस तरीके से, ठीक। बी वाला हमारा जो पॉइंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्कर्स हैड टू यूज अ क्रेन। अब ये क्रेन आपने देखा होगा, जो हैवी व्हीकल्स वगैरह या कोई लोड उठाने के लिए जो क्रेन होती है ना, जो जेसीबी मशीन में जो क्रेन लगा होता है, ठीक है, लिफ्ट करने के लिए बेसिकली। तो ये क्रेन जो है एक और नाउन की तरह होता है, जो कि क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, या फिर मशीन, एक हैवी, एक तरह से ये क्या है, क्रेन एक मशीन। तो एक क्रेन मतलब बर्ड होता है, और एक जो क्रेन है इसका मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपका मशीन की तरह क्रेन यूज किया है ना, वर्कर हैड टू यूज अ क्रेन, वर्कर्स को जो है क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्या, क्यों, टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए उनको क्या यूज करना पड़ा, क्रेन को यूज करना पड़ा। तो एक जो क्रेन का वर्ड होता है बर्ड, दूसरा जो क्रेन है इसका मीनिंग होता है मशीन, ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है मशीन। और सी वाला पॉइंट आप देखो कि द लिटिल गर्ल हैड टू क्रेन हर नेक टू वॉच द मूवी। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसका हिंदी करने जाओगे तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो छोटी लड़की है उसको क्या करना पड़ा, अपनी नेक को क्या करना पड़ा, क्रेन करना पड़ा। तो क्रेन मतलब खींचना पड़ा, ठीक है। तो क्रेन हर नेक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो है एक वर्ब की तरह यूज होता है, और इसका मतलब क्या है, टू स्ट्रेच, ठीक है, टू स्ट्रेच द नेक, टू स्ट्रेच द नेक, नेक को एकदम लंबा करना, नेक को एकदम खींचना, वो सेंस यहाँ पर आ गया मीनिंग इसका निकल के, ठीक है। तो ये टू स्ट्रेच द नेक, ये आपका बिल्कुल इसमें मीनिंग आ गया, और जो कि एक वर्ब है, ठीक है। तो गर्दन को इस तरीके से खींचना या ऊंचा करना, उसको भी क्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि लिटिल गर्ल हैड टू क्या करना पड़ा, लिटिल गर्ल हैड टू क्रेन, उसको एकदम नेक को ऐसे ऊंचा करना पड़ा, खींचना पड़ा, उसको स्ट्रेच करना पड़ा, ठीक है ना, स्ट्रेच करना पड़ा उसकी नेक को, टू वॉच, क्यों, टू वॉच द मूवी। तो ये दोस्तों तीनों आपका क्रेन के जो तीनों मीनिंग्स जो हैं अलग अलग सेंस में, तीनों सेंटेंसेस में क्रेन का यूज एकदम अप्रोप्रिएट है। तो वर्ड एक है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग जो है तीन सेंटेंस में तीन अलग अलग क्रेन के मीनिंग आ गए दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब यहाँ पर भी जो है हमारा ए, बी और सी तीनों पॉइंट आपके सही हैं, मतलब ई वाला ऑल ए बी सी आर करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।